हेरांग और प्रिंस लीरिम अच्छे से एक दूसरे को घूरने के बाद हेरांग को ध्यान आता है पूछने का कि वो यहाँ पैलेस में क्या कर रहा है। उसके सवाल को इग्नोर करते हुए वो उसको ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व करके समझ जाता है ऑब्वियसली उसकी यूनिफॉर्म से कि वो पैलेस की न्यू फीमेल हिस्टोरियन है। लीरिम अपने ऊंचे ओहदे का रौला दिखाते हुए उस पे क्वेश्चन दागता है। एक मामूली सी ऑफिशियल पैलेस के इधर उधर टहल रही है और इस जगह पे तो किंग तक ने पाबंदी लगा दी है कि कोई यहाँ नहीं आ सकता। कुछ ज्यादा ही बोल्ड नहीं हो तुम। हेरांग रिप्लाई करती है, क्या मतलब टहल रही हूँ? मैं बस इधर से गुजर रही थी। ये भी कोई क्राइम है क्या? लीरिम अब उसे थ्रेटन करने लगता है। क्राइम है या नहीं ये तो रॉयल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वाले डिसाइड करेंगे। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसका मुंह को बंद करने के लिए जिसे वो पकड़ी जा सकती है वो उसके मुंह को अपने हाथों से कवर कर देती है। ये पहली बार था जब किसी फीमेल ने उसे टच किया था। उसका माइंड तक ब्लैंक हो गया था, रिएक्ट करने की भी हालत में नहीं था वो। हेरांग उसकी घूरती हुई आंखों पर रिएक्ट करती है। तुम इस तरह घूरना बंद करो, मुझे कुछ तो बोलो, मुझे छोड़ने का क्या लोगे तुम? और जब उसे रियलाइज होता है कि वो बोलेगा कैसे, मुंह तो उसने कवर करके रखा है, अपने हाथों को हटा लेती है। लीरिम अपने एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए उससे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। और वो ये भी कहता है कि वो उसे आज नहीं छोड़ेगा। जब से वो उसे मिली है उसे किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसाया है या उसका मजाक बनाया है। आज तो बदला लेके रहेगा वो। और जब वो मेंशन करता है कि उसने उसे कल रात इतनी देर तक पुल पर वेट कराया और ऊपर से आई भी नहीं, इससे तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया है। हेरांग का रिएक्शन इस पर बिल्कुल ब्लैंक था कि कब उसने उसे बुलाया, उसे तो कोई मैसेज नहीं मिला था। लीरिम एक्सप्लेन करता है कि उसने उस तक मैसेज पहुंचाया था, डिसाइड किया था वहाँ उस जगह मिलने का। हेरांग रिस्पॉन्स करती है कि डिसाइड तो तुमने किया था, मुझे तो मैसेज तक नहीं मिला था। और वैसे भी किसी से मिलने का डिसाइड करने से पहले दोनों पार्टी का डेट और टाइम को लेके एग्री होना जरूरी है। तुम्हारी मीटिंग तो एक तरफा थी। तभी वहाँ सांबो आके उन्हें बीच आर्ग्यूमेंट में पकड़ लेता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे प्रिंस लीरिम यहाँ मेंशन में सो रहे हो। और उस प्रिंस के गुस्से से बचाने के लिए वो हेरांग को निकाल के हेल्प कर रहा उसकी। उसने ऐसा इसलिए किया था जिससे हेरांग प्रिंस लीरिम की प्रिंस होने की आइडेंटिटी ना जान सके। वो लीरिम को भी वार्न करता है कि अपनी प्रिंस वाली आइडेंटिटी उस लड़की से छुपा के रखना, क्योंकि वो फिर सब में बता देगी कि प्रिंस लीरिम ही मेहवा है। फिर उसके फादर उसकी क्या हालत करेंगे इमेजिन ना करना ही बेटर है। इधर ऑफिसर यांग, वही गुंडे प्रजाति के ऑफिसर, कल के हैंगओवर से उबर नहीं पाए थे और उसके फेलो हिस्टोरियन सोच रहे थे कि हेरांग की हालत तो फिर बद से बदतर होगी और अभी तक घर में गिरी पड़ी होगी और वो पैलेस भी नहीं आ पाएगी क्योंकि उन्होंने गार्ड से बात करके उन्हें मना कर दिया था उसे एंटर करवाने से। और जैसे ही हेरांग की एनर्जेटिक बॉडी उनके सामने अपेयर होती है, लग रहा था कि सबको ऑलमोस्ट हार्ट अटैक तो आ ही गया था। यूनिम और आरान थैंक यू करती है हेरांग से। उन सब के बदले अल्कोहल कंज्यूम ना की होती तो पता नहीं वो कैसे मैनेज करते। लेकिन साहुई की फीलिंग सेम नहीं थी। वो प्राइवेटली हेरांग को एडवाइस करती है, मुझे बेमतलब की हेल्प ना लेना पसंद है ना देना। कुछ भी करने से पहले ये सोच लिया करो कि क्या सच में दूसरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए भी थी। मैं सिर्फ तुम्हें ये एडवाइस दे रही हूँ। साहुई थोड़ा सा ट्विस्टेड कैरेक्टर है। अभी तक के हिसाब से कह नहीं सकते कि वो एक विलन है या नहीं। खुले दिमाग वाली हेरांग इस एडवाइस को खुले दिल से एक्सेप्ट करती है। कुछ देर बाद इन चारों को क्वीन से एक छोटी सी मीटिंग के लिए ले जाया जाता है। क्वीन से पहली बार सामना होने से वो सब अनकंफर्टेबल सी थी, बट क्वीन के वेलकमिंग और इनकरेजिंग बातों को सुन के उन्हें बहुत अच्छा लगता है। क्वीन की बातों ने उन्हें पॉजिटिव वाइब से भर दिया था, पर अब जो उनके साथ होने वाला था वो इस वाइब को पूरी तरह से किल कर देता है। पैलेस की कोल लेडीज और उनकी हेड उन्हें घेर लेती है और अपने तरीके का हेजिंग रिचुअल इन चारों के साथ परफॉर्म करने का ट्राई करते हैं। जब हेरांग इस पे अपनी आवाज उठाती है तो वो हेड एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पे रख देती है। वो हेड जलते हुए लोहे के साथ उन्हें प्रेशराइज करती है कि उन्हें पैलेस में रहने वाले लोअर क्लास फीमेल्स की तरह उनके सारे रूल्स स्ट्रिक्टली मानना होगा। जैसे किसी भी चीज पर आवाज उठाने से उनके मुंह को जलते कोयले के साथ जला दिया जाएगा। कुछ भी वो चुराती है तो उनके हाथ काट दिए जाएंगे और अगर अपनी पवित्रता खोए तो सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। उन्हें पैलेस में होने वाली हर चीज को देखकर और सुनकर भी अनदेखा और अनसुना करना होगा। मतलब यही है कि उन्हें अंधे बहरे बिना दिमाग के एक पर्सन की तरह ही एक्ट करने का अधिकार है। हेरांग फिर से चुप नहीं रह पाती और बोल पड़ती है, क्यों हम ये रूल फॉलो करें? हम हिस्टोरियंस हैं, हम पैलेस में रहने वाली लेडीज के रूल क्यों फॉलो करेंगे?
वो हेड जलते लोहे के साथ उसके करीब आती है और पॉइंट करती है, एक एग्जाम पास करने का ये मतलब नहीं है कि तुम लोग का ओहदा भी आदमियों के बराबर हो जाएगा। यूनिफॉर्म पहनने से तुम गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं बन जाते। पैलेस में आते ही तुम्हें यहाँ के औरतों पर लागू होने वाले रूल्स मानने होंगे, मरते दम तक। वो हेड हेरांग को उस जलते हुए लोहे से हर्ट कर पाती। ऑफिसर मिन सहित सारे फेलो स्टूडेंट्स वहाँ आके उन्हें रोक देते हैं। ऑफिसर मिन एकदम बुलंद आवाज के साथ उस हेड को याद दिलाते हैं कि ये फीमेल हिस्टोरियंस रॉयल ऑफिस की एम्प्लॉय हैं, उनका इन पर कोई हक नहीं है। ऑफिसर यांग, हाँ भाई गुंडे प्रजाति के ऑफिसर इन चारों को जोर की डांट लगाते हैं और उनकी गलतियां पॉइंट करते हैं कि उन्हें पैलेस में कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, यहाँ के रूल क्या है पता होना चाहिए। कोई भी तुम लोग को बुलाए, तुम लोग की पहली प्रायोरिटी अपनी ड्यूटी करना। उन चारों में से एरान कंप्लेन करते हुए कहती है, हमें जब कुछ सिखाया ही नहीं गया है तो हम कैसे जानेंगे कि क्या करना सही है और क्या नहीं। कहीं ना कहीं आप सब रिस्पॉन्सिबल हो जो आज हम लोग के साथ हुआ है। अगर आपने हमें एक सर्वेंट की तरह ट्रीट ना किया होता तो वो कोर्ट लेडीज भी हमें मेड्स की तरह ट्रीट करने के बारे में नहीं सोचती। इस इंसिडेंट के बाद चीजें चेंज होने लगी थी। ऑफिसर मिन ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो इन चारों को अपने अंडर में रख के प्रॉपरली ट्रेन करेंगे। गुंडे प्रजाति के ऑफिसर यांग भी पता नहीं कैसे थोड़े पिघल गए थे और एज अ हिस्टोरियन के हेड वो भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन शो नहीं करते, जबकि कुछ हिस्टोरियन को अभी भी इससे प्रॉब्लम हो रही थी। अदर साइड एक दूसरी सुनसान जगह पर कुछ आदमियों का ग्रुप द स्टोरी ऑफ होदाम बुक की कॉपीज बना रहे होते हैं और तभी उन पर हमला हो जाता है, पर उनमें से एक किसी तरह उन बुक की कॉपीज को उन हमलावर से बचा के जल्दी जलाने की कोशिश करते वक्त एक हमलावर की तलवार का निशाना बन जाता है। सीन शिफ्ट होते ही हम सेकंड एडवाइजर मिन के पास पहुंच जाते हैं, जो चेक हंग से मिलने पहली बार उसके घर आया था और उसे फोर्स कर रहा था वो पोजीशन एक्सेप्ट करने का जिस पोस्ट पर जो उसका मेंबर था उसे किंग ने रिप्लेस करने का ऑर्डर दे दिया था। चेक हंग साफ तौर पर मना कर देता है इस पोजीशन के लिए, बट एडवाइजर मिन शुगर में कोटेड धमकी देते हुए कहते हैं कि उन्हें पता है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, इस पोजीशन के लिए वो एकदम परफेक्ट है एंड ये रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर है उनका। वो लास्ट में ये भी बताता है कि क्वीन ही है जो स्टोरी ऑफ होदाम की बुक की कॉपीज बनवा रही है और कोई तो है जो क्वीन का इसमें साथ दे रहा है और जेक हंग को उसी पर्सन के बारे में पता करना होगा। इधर प्रिंस लीरियम के दिमाग से हेरांग से बदला लेने का मूड अभी भी वैसा ही था और बस उसे मजा चखाने के लिए वो अपनी कोर्ट लेडीज मतलब कोर्ट मेड्स को भेजकर हेरांग को बुलवा लेता है। सांबो पर्दे के पीछे बैठकर प्रिटेंड करता है जैसे वहाँ प्रिंस बैठे हों। लीरियम कहता है कि प्रिंस के बिहाफ पर वो बताएगा कि क्या करके वो प्रिंस के गुस्से को ठंडा कर सकती है, जो उसने उस दिन उनके पैलेस पर आके उनकी शांति भंग की थी। प्रिंस से माफी के नाम पर वो हेरांग से हर छोटे बड़े काम करा रहा था, कोने कोने की सफाई, पूरे एरिया को चमकाना, भारी भारी वजन उठाना, जो लीरियम के नाजुक बदन से तो हिल तक नहीं रहा था। हेरांग भी बीच बीच में अपनी फ्रस्ट्रेशन लीरियम पर अपने तरीके से निकालती जा रही थी। वो जानबूझकर सोते हुए लीरियम पर झाड़ू मार देती है और कहती है काम की वजह से हाथ कमजोर पड़ गया और झाड़ू हाथ से छूट गई। लीरियम कहता है कि मैं नहीं मानता, एग्जैक्ट मेरे फेस पर ही झाड़ू कैसे छूट सकती है। इन सब आर्ग्यूमेंट के बाद लीरियम उससे कहता है आज के लिए इतना बहुत हुआ, अब तुम जा सकती हो। हेरांग शॉक में चली जाती है, आज के लिए क्या मतलब है तुम्हारा? लीरियम उसे एक्सप्लेन करता है कि प्रिंस तुम्हें एक दिन के काम से माफ थोड़ी नहीं करेंगे, कल परसों नरसों सरसों तब तक आना होगा जब तक वो माफ करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। हेरांग इस बात की फ्रस्ट्रेशन लीरियम के पैर को कुचल के निकालती है और जाते जाते उसके दिमाग में एक बात आती है और वो कहती है वैसे मैं तुम्हारी उन रोमांस बुक का मजाक बनाने के लिए माफी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी रियलिटी नहीं बताती कि तुम रोमांस बुक के थ्रू वो रोमांस फील करना चाहते थे जो तुम रियल लाइफ में नहीं फील कर सकते। वैसे मैं तुम्हारी उन रोमांस बुक का मजाक बनाने के लिए माफी मांगती हूँ, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे पास तो वो पार्टी नहीं है जो एक आदमी में होना चाहिए। लीरियम की तो हालत पूरी हो गई थी कि हेरांग ने उसे यूनक समझ लिया। जिन्हें नहीं पता हो, ये टर्म यूनक उन आदमियों के लिए यूज किया जाता है जिनका इंटीमेट पार्ट या कह सकते हैं ह्यूमन टेस्टिकल कट कर लिए जाते हैं एंड तभी उन्हें रॉयल पैलेस में किंग, प्रिंस और प्रिंसेस की सर्विस के लिए अलाउ किया जाता था। आज की सारी नेगेटिविटीज को झेलने के बाद हेरांग को कुछ इंटरेस्टिंग मिला था इस पैलेस में। आज लीरियम के साथ दिन बिता के उसे मजा आया था, इवन वो उसे दोस्त बनाने के बारे में भी सोचने लगी थी। और जब ये बात उसकी मेड को पता चलती है कि वो किसी आदमी से मिलके इतनी खुश है, उस मेड में पता नहीं कैसे एक अलग ही एनर्जी का ब्लास्ट होता है और वो सवालों की लाइन लगा देती है। वो क्या हैंडसम है, कैसी स्टाइल है उसकी, गोरा है, प्रिटी बॉय की तरह है क्या,
या मसल्स वाला मुस्टंडा है? लंबा कितना है? ये बताओ किस फैमिली का है? हे रंग उसके फुल स्पीड में भागती सवालों की गाड़ी को ब्रेक लगाती है कि मेरा और उस आदमी का कुछ हो ही नहीं सकता। वो औरतों से प्यार करने की क्षमता ही नहीं रखता है। मैं सच कह रही हूँ, वो और कोई औरत, तुम समझ रही हो ना? मेड को आइडिया अब हो गया था कि हेरा का मतलब किस ओर जा रहा है और बुरे मूड के साथ वो इस कॉन्वर्सेशन से बाहर हो जाती है। रात में एक मिस्टीरियस फिगर उसी बुक प्रिंटिंग वाली जगह पर आता है और एक आदमी जिसकी सांसें अभी भी चल रही थी उसके घाव की स्टिचिंग करता है। इधर सांबो अपनी वाइफ मोहवा को देख के उछल रहा था जिसका आना एक्सपेक्टेड नहीं था। और जब वो अपने रूम में जाती है तो हमें वही कूदा हुआ टॉमस्टोन दिखता है जिसे लीरिम ने उस हॉट स्प्रिंग वाली जगह पर देखा था। और लग तो यही रहा है कि वो मिस्टीरियस फिगर के पीछे भी यही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग एक नए दिन की शुरुआत होती है। चारों शॉक्ड और सरप्राइज दोनों थे क्योंकि अब उन्हें हिस्टोरियन से रिलेटेड चीजें सिखाई जाने लगी थी। धीरे धीरे इन चारों ने फेलो हिस्टोरियन के बीच जगह बनाना भी शुरू कर दिया था। इवन सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये था कि ऑफिसर मैन उन्हें रॉयल मीटिंग अटेंड करने के लिए भी ले गए थे और वहाँ के रॉयल ऑफिशियल्स औरतों की रॉयल मीटिंग में अटेंड करने से इतू सा भी कुछ नहीं थे। रॉयल मीटिंग में क्राउन प्रिंस ली जिन और सभी एडवाइजर के बीच गर्मा गर्म आर्ग्यूमेंट चल रहा था इस मैटर को लेके कि उन्हें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो बाढ़ और लैंडस्लाइड के बीच फंसे हुए हैं। एडवाइजर्स का कहना था कि उन्हें उन लोगों की हेल्प नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो लोग मिलिट्री टैक्स से बचने के लिए उस माउंटेन पर रहने चले गए थे और अब वो अपनी गलती की पनिशमेंट झेल रहे हैं तो झेलने दो उन्हें। पर क्राउन प्रिंस सीधे उन एडवाइजर और ऑफिशियल्स पर ही उंगली उठा देते हैं कि क्या वो या उनकी फैमिली टैक्स भरती है। वो अपने ओहदे और पावर की वजह से टैक्स को नहीं भर के भी बच जाते हैं, पर सिर्फ वो लोग जो गरीब और कमजोर हैं उन्हीं से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबल बने और टैक्स पे करें। क्या बात है। किंग अचानक से मीटिंग के बीच आ जाते हैं और क्राउन प्रिंस पर कमेंट करते हैं कि वो अभी किंग बना नहीं है जो किंग के बिहाफ पर फैसले लेने लगा है। वो लीजियन को वहाँ से भेज देते हैं कि ये मैटर को वो खुद डील कर लेंगे। इन चारों का रॉयल मीटिंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं था और ऊपर से जो रिकॉर्ड्स उन्होंने लिखे थे सारे हिस्टोरियंस मिलकर उनकी राइटिंग का मजाक बना रहे थे। ऑफिसर मैन को भी बुलाया जाता है देखने के लिए और बड़े गौर से एक का देख कर वो रिएक्ट करते हैं। मैंने सोचा था कि कम से कम एक शब्द तो मैं समझ पा लूंगा पर नहीं हो पाया मुझसे। अदर साइड जब लीरिम को सांबो से इंफॉर्मेशन मिलती है कि हे रंगअप ऑफिसर मिन के अंडर में ट्रेन हो रही है, वो ऑफिसर मिन जो पत्थर की तरह सॉलिड और कठोर है, इमोशनलेस तक कहते हैं जिन्हें लोग, लीरिम तो झूम उठता है कि अब मजा आएगा। ऑफिसर मिन हेरांग के हर दिन को अब नाइट मेयर में बदल देंगे मेहनत करा करा के। दिन खत्म होने से पहले गुंडे प्रजाति के ऑफिसर यहाँ के लेडीज को लेके डेड बॉडीज के एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड रखने के लिए ले जाते हैं जो उनके जॉब का ही पार्ट है। ये उन्हीं की डेड बॉडीज थी जो स्टोरी ऑफ होदाम के प्रिंटिंग एरिया में मारे गए थे। हेरांग क्यूरियस हो गई थी उस पर्सन को लेके जो उन्हें जिंदा मिला था। उस पे जो स्टिचेस थे ये इस तरह के लोगों के लिए अननोन और अजीब था, पर हेरांग जिसने वेस्टर्न बुक्स पढ़ रखी थी उसे स्टिचेस की नॉलेज थी। वो एक बार उस पर्सन को देख के इंश्योर होना चाहती थी। सारे हिस्टोरियंस जाने के बाद लीरिम छुप के उस जगह पर आता है। लीरिम को अपने भाई और एक ऑफिशियल की कॉन्वर्सेशन से होदाम नाम का जिक्र सुना था और इसी चीज की क्यूरियोसिटी उसे उस बचे हुए आदमी के पास ले आती है जानने के लिए कि ये होदाम का मैटर है क्या। पर लीरिम जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो आदमी अब मर चुका है और एक सस्पिशियस पर्सन वहाँ से निकल रहा होता है और वो उसका पीछा करने लगता है। पर वो आदमी सेंस कर लेता है कि लीरिम उसका पीछा कर रहा है और वो उसे तलवार के निशाने पर ले लेता है। मीनवाइल हेरांग बहाने बनाकर वापस उसी जगह पर आ जाती है उस पर्सन को चेक करने के लिए, पर उस जगह पर पहुंचने से पहले वो लीरिम और उस आदमी को देख लेती है और एकदम रेडी हो जाती है लीरिम की हेल्प करने के लिए। पर उसे शॉक लगता है जब वो लीरिम के मुंह से सुनती है, मैं प्रिंस लीरिम हूँ, क्या अभी भी तुम हिम्मत कर सकते हो मुझे चोट पहुंचाने की।